नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश जीएस रिसर्च सेंटर पर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे क्लास 12th रेनबो इंग्लिश बिहार बोर्ड का जो बुक चलता है रेनबो, उसके एक पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। वो ऑस्टिन हग के द्वारा लिखा गया। सबसे पहले उनका परिचय जानेंगे, W.H. ऑर्डन का परिचय जानेंगे। उसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि W.H. ऑर्डन का जन्म कब हुआ था। तो बर्थ जो हुआ था 1907 में हुआ था, 1907 में जो है इनका जन्म हुआ था। और डेथ जो हुआ था वो इनका डेथ जो हुआ था वो हुआ था आपको, आप देख सकते हैं इनका डेथ जो हुआ था वो हुआ था आपको इनका डेथ जो हुआ था 1973 में हुआ था। और इन्हें पुलिट्जर प्राइज़ जो है मिला था 1948 में। और किस लिए मिला था, तो वो इन्होंने जो है अपने संग्रह 1948 में उनके जो संग्रह हैं द एज ऑफ एंजाइटी के लिए इन्हें पुलिट्जर पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों, अगर पूछा जाए कि W.H. ऑर्डन को जो है पुलिट्जर प्राइज़ कब मिला था, तो 1948 में मिला था। और मैं आपको बता दूं, इनके वर्क जो है कलेक्शन जो है एज ऑफ एंजाइटी के लिए इन्हें जो पुलिट्जर प्राइज़ मिला था 1948 में। आप जानते हैं कि जैसे वॉल्ट व्हिटमैन का कलेक्शन का नाम था लीव्स ऑफ ग्रास, उसी तरीक़ा से विलियम वर्ड्सवर्थ के कलेक्शन का नाम था लिरिकल बैलेट्स। उसी प्रकार से क्या कहते हैं W.H. ऑर्डन के कलेक्शन का नाम था द एज ऑफ एंजाइटी, और इसी के लिए इन्हें जो है पुलिट्जर प्राइज़ दिया गया था। तो दोस्तों, इनके वर्क्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इनके वर्क्स हैं, ऑरेटर्स हैं, द डांस ऑफ डेथ हैं, लुक स्ट्रेंजर हैं, स्पेन हैं, एनोदर टाइम है, न्यू ईयर लेटर है, फॉर द टाइम बिंग है, द एज ऑफ एंजाइटी है, द शील्ड ऑफ एचिलेस है। तो ये सारे वर्क्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो फिर से मैं बता दूं कि W.H. ऑर्डन का जन्म 1907 में हुआ था और मृत्यु 1973 में। इन्होंने पुलिट्जर प्राइज़ जो है 1948 में जीता। और इनके कुछ वर्क्स हैं जो आप देख सकते हैं। हम इनके पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले इनके इंट्रोडक्शन को हम जानें कि सबसे पहले ये कौन थे, W.H. ऑर्डन कौन थे। तो एक वर्सेटाइल इंटेलेक्चुअल वाइग्रस पोएट और वर्स ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर और एडिटर थे। एक बहुमुखी, बौद्धिक रूप से ओजपूर्ण, सशक्त कवि, एक लांग नाटककार, आलोचक, अनुवादक और संपादक थे। उनके लिए कविता एक गंभीर चीज़ थी, मतलब पोएट्री जो था उनके लिए एक गंभीर चीज़ थी, और जो लोगों की आत्म जागरूकता में गहरी छाप छोड़ जाए, है ना। लेकिन यह किसी भी हाल में लोगों की राजनीतिक या धार्मिक पसंद को सीधे प्रभावित करने वाली नहीं होनी चाहिए। मतलब कवि का कहना है कि ये जो खास करके इस पोएम में खास करके एक लिरिक है, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज़ अ लिरिक। एंड इसमें जो है मानव जीवन में निहित समाई हुई हताशा, जो आकांक्षाएं पूरी नहीं होने के कारण होती है, को दर्शाती है। इस पोएम के माध्यम से कवि W.H. ऑर्डन जो है बात करते हैं किसके बारे में, मानव के जीवन में जो हताशा या समाई हुई है, या मानव जीवन में जो हताशा समाई हुई है, जो आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई है, उसके कारण लोग जो हैं दुखी हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये पोएम लिखा गया है। जो अकेलेपन की भावना को जिसमें हर व्यक्ति जीता मरता है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। खास करके ये डेथ साइकिल को बताता है, साइक्लिक प्रोसेस को, जो डेथ साइकिल है ये लाइफ एंड डेथ को बताता है, कैसे जीवन का चक्र जो चल रहा है उसको बताता है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को। यह पोएम कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को बताता है। एक तरफ कभी जो है लिटरल सेंस देखे तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं। कभी एक तरफ पत्ते तेज़ी से, यहाँ पर पत्ते की बात जो कर रहे हैं ये बूढ़े व्यक्ति से कर रहे हैं, और बूढ़े व्यक्ति जो है बहुत तेज़ी से मर रहे हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेज़ी से गिरती जा रही है। नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं। चलिए, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड प्राम्स गो रोलिंग ऑन। कवि कहते हैं कि अब पत्तियां बहुत तेज़ी से गिरती जा रही है। छोटे छोटे पौधे के फूल नहीं टिकेंगे, छोटे छोटे पौधे
कब्र की ओर बढ़ चुके हैं। छोटे छोटे पौधे हैं जो कब्र की ओर बढ़ चुके हैं, और जो बच्चा गाड़ी है वो गुरुकता जा रहा है। आप जानते हैं बच्चा गाड़ी जो छोटा में बचपन को जिस पर चलने के लिए वो गाड़ी यूज किया जाता है। विस्परिंग नेबोर्स लेफ्ट एंड राइट, यमराज जो है हमारे दाएं भी है बाएं भी है। हर समय जो है मौत जो है मंडराता रहता है। हर एक इंसान के चारों तरफ जो है मौत हमेशा मंडराता रहता है। हमेशा जो है आपके बाएं भी यमराज है, दाएं भी। यहाँ पर विस्परिंग नेबोर्स का मतलब होता है एजेंट ऑफ डेथ, यमदूत। यमदूत आपके दाएं भी है बाएं भी है। जब भी आप कमज़ोर पड़ेंगे वो आपको मार सकते हैं। pluck us from the real delight. Whispering neighbors, left and right, pluck us from real delight, and the active hands must freeze lonely on the separate knees. कभी कहते हैं कि यमराज दाएं भी है बाएं भी है, खींच लेता है हमें सच्चे सुख से। जब हम सच्ची इस धरती पर सच्चे सुख में रहते हैं, जब हम खेल रहे होते अपने भाई बहन के साथ रहते हैं या कोई पार्टी में रहते हैं, तो लोग कैसे देखते हैं, पार्टी में रहते हैं और अचानक उसको हार्ट अटैक आ जाता है, मर जाता है। तो वास्तविक खुशी से छीनने का काम ये यमराज करता है। कभी कहते हैं कि इंसान की मौत कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, किसी रूप में आ सकती है, क्योंकि यमदूत जो है जो आपके दाएं भी है बाएं भी है, वो आप मंडरा रहा है। हर एक इंसान के ऊपर मौत जो है मंडरा रहा है, कभी भी वो मर सकता है। आप देखते हैं कभी कभी आदमी घूमने गया और वो मर जाता है। तो कभी कहते हैं विस्परिंग नेबोर्स लेफ्ट एंड राइट, प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट। ये जो है यमदूत हैं वो हमारे दाएं भी है माएँ बाएं भी है, और हमें वास्तविक खुशी से हमें छीन लेता है, हमें वास्तविक खुशी से बाहर करता है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, एंड चलते फिरते हाथ अवश्य ठहर जाएंगे। देखते हैं जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका हाथ बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। जब इंसान मर जाता है तो ठंडा हो जाता है। लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, पृथक घुटने पे अलग अलग। जब वो लोग मर जाते हैं तो देखते होंगे आप, मर जाते हैं तो हाथ बिल्कुल ढीला हो जाता है, और लोग क्या करते हैं जब मरने के बाद हाथ पैर को मोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो टाइट हो जाएगा, क्योंकि उसके जो नीज में के जो ये जॉइंट होते हैं वो बिल्कुल जो है उसका जॉइंट छूट जाता है, हट जाता है। इसलिए क्या किया जाता है, मरे हुए व्यक्ति का जो हाथ पैर को मोड़ दिया जाता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। डेड्स इन हंड्रेड्स एट द बैक, पीछे सैकड़ों मरे पड़े हैं। कभी कहते हैं कि पीछे हजारों हजार लोग मरे पड़े हुए हैं। हजारों हजारों लोग इस धरती पर आए और हजारों हजारों लोग जो है मर गए। कवि का कहना है, ये कवि इस पोएम के माध्यम से कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को डिनोट कर रहे हैं कि लोग जो हैं दिन प्रतिदिन मरते जा रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, इस प्रोसेस को फॉलो करते जा रहे हैं। हजारों के हजारों लोग जो हैं मौत के मुंह में समा गए, ये जो है क्या कहते हैं, मर गए। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, मार्ग सब लकड़ी की पेटियां कैफिन में रखे हैं। जितने भी लोग मरे सारे लोग जो हैं वो दफनाए गए, सारे लोग जो हैं वो कैफिन में रखे गए। आर्म्स रेज स्टीपली टू रिप्रूव, वादा है मार्ग में रोकने को। इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, झूठे झूठे प्यार के ढंग में। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, स्टार्विंग थ्रू द Deaths in hundreds at back, follow wooden in our track, arms raised stiffly to reprove, and in false attitudes of love. कभी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके जो चाहने वाले होते हैं, उसके परिवार के लोग होते हैं, झूठे प्यार दिखाते हैं, क्योंकि मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता है। जब तक वो धरती पर रहता है तभी तक वो किसी भैया है, पापा है, मम्मी है, ये सारी चीज़ें हैं। जब वो दुनिया से चला जाता है तो ना ही इस धरती पर उसका कोई होता है, ना वो किसी का होता है। कहने का मतलब है कि लोग जो है झूठा प्यार दिखाते हैं। जब व्यक्ति मर जाता है तो उस व्यक्ति के प्रति लोग जो है झूठा प्यार दिखाते हैं, झूठे झूठे प्यार के ढंग में झूठा झूठा प्यार दिखाने का प्रयास करते हैं। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, trolls run scolding for their food, and the nightingale is dumb and the angel will not come. कवि कहते हैं कि भूख से मर रहे हैं शुष्क वन में, आत्माएं चीखती पुकारती दौड़ रही है भोजन की खोज में। भूख से मर रहे हैं शुष्क वन में, आत्माएं चीखती पुकारती दौड़ रही है भोजन के खोज में। कवि कहते हैं जब लोग मर जाते हैं तो कोयल भी क्या है, चुप है,
डर के मारे चुप है, क्योंकि मरने के बाद जो है बिल्कुल जो है क्या सन्नाटा छा जाता है। बुलबुल भी जो है, ये नाइटिंगल भी जो होती है वो भी नहीं गाती है, उसको भी अच्छा नहीं लगता। एंड द एंजल विल नॉट कम, अब देवदूत भी नहीं आएंगे रक्षा करने को, अब देवदूत भी नहीं आएंगे रक्षा करने को। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, ठंड है अनहोनी है आगे। लिस द माउंटेन्स लवली अहेड, cold impossible ahead, list the mountains lovely head, whose waterfall could blaze travelers in their last distress। बाधा है मार्ग में पर्वत की प्यारी प्यारी चोटियाँ, जब इंसान मर जाता है और जब स्वर्ग की यात्रा पर जाता है तो रास्ते में, उस रास्ते में उसे बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ जो है बाधा है। जिसके सफ़ेद झरने जीवनदायी हो सकते, उसके सफ़ेद सफ़ेद झरने, वहाँ से जो पानी निकल रहा है वो उसे आशीर्वाद दे सकता है। राही के अंतिम बाधाओं में जो है उसे जीवन सफ़ेद झरना जीवनदायी हो सकता है। दोस्तों, इस पोएम के सारांश को हम बताने जा रहे हैं, समरी बताने जा रहे हैं। यह जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, एक लिरिक है, गीत है, जिसे गीत के रूप में गाया गया है। W.H. ऑडेन के द्वारा जो है रचित लिखी गई है। ही इज़ वेल नोन फॉर वर्सेटाइल एंड रिलीजियस पोएम एंड लिरिक, वो बहुमुखी धार्मिक कविता तथा गीत के लिए जाने जाते हैं। वो जो है बहुमुखी हैं। बहुमुखी का मतलब होता है जो बहुत सारे चीज़ में टैलेंटेड हो। ये मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि हैं W.H. ऑडेन, और ये पोएम और लिरिक के लिए ही जाने जाते हैं। इनका जन्म 1907 में, मृत्यु 1997 में हुआ था। मैं आपको बता दूं कि वो धर्म से एंग्लो कैथोलिक थे। जैसा कि आप जानते हैं कि पीछे भी जॉन डॉन भी जो है धर्म से एंग्लो कैथोलिक थे। ज़्यादातर पोएट आप देख रहे हैं रेनबो में वो एंग्लो कैथोलिक थे। ही ऑल्सो वर्क एज ट्रांसलेटर, क्रिटिकर एंड एडिटर, उन्होंने अनुवादक के रूप में, आलोचक के रूप में भी काम किया, ट्रांसलेटर के रूप में भी काम किया, एक आलोचक के रूप में काम किया, ड्रामाटिस्ट के रूप में काम किया। हिज लिरिक नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फिस्टेल, लिरिक ऑफ फ्रस्ट्रेशन, उनकी गीत जो है नाउ द लिव्स ऑफ फॉलिंग फास्ट, निराशा की गीत है। जब इंसान अपने जीवन में असफल हो जाता है या उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो वो निराश हो जाते हैं अपने जीवन में, और वो उसी निराशा को इस पोएम के माध्यम से कवि बताते हैं, और कि कैसे लोग जो है अपने जीवन में उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। W.H. ऑडेन ने उनके लिए लिखा है जो भूल गए हैं कि एक दिन उसे मरना है। यह कविता जो लिखी गई है यह बताने को लिखी गई है कि एक न एक दिन सबको मरना है, डेथ सर्टेन है। इसलिए इंसान को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमें एक न एक दिन अवश्य ही मरना है। कवि कहते हैं ये 4 स्टेस्ट लाइन वाला लिरिक है, और मैं बता दूं कवि ये कहते हैं कि इन 4 पंक्तियों में कहने का प्रयास करते हैं कि पहले स्टेंजा में कवि कहते हैं पेड़ के पत्तों से मनुष्य की आयु की तुलना की गई है। पेड़ के पत्तों से मनुष्य की आयु की तुलना की गई है। कैसे पेड़ के पत्ते जो है बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। ये ऑटम सीजन को बता रहा है कि ऑटम सीजन जो होता है वो डिस्ट्रक्शन का सीज़न कहा जाता है। इस सीज़न में क्या होते हैं, पेड़ के पत्ते तेज़ी से गिरते हैं, हर चीज़ जो है इस सीज़न में डिस्ट्रक्ट होता है। कवि कहते हैं पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं, ये जो ऑटम सीजन को इंडिकेट कर रहे हैं कवि। और कवि कहते हैं कि पेड़ के पत्तों से मनुष्य की आयु की तुलना करते हैं कि मनुष्य की आयु कितनी है, बहुत कम रह गई है। दूसरे स्टेंजा में कवि कहते हैं कि लोगों के यमराज से सचेत रहने की कोशिश की है। लोगों को यमराज से सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यमराज हमेशा आपके चारों ओर, आपके दाएं भी बाएं भी मंडरा रहा है, कभी भी आपको मार करके ले जा सकता है। किसी वक्त किसी भी क्षण आपकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि यमराज जो है आपके दाएं भी है बाएं भी है, हर पल है। तो इसलिए हमेशा आपको बी अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। अगर आप सतर्क नहीं रहते हैं तो यमराज आपको कभी भी आपको जान ले सकता है। इसलिए आपको स्ट्रांग रहना है और हमेशा चौकन्ना रहना है, हमेशा एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है, नहीं तो यमराज कभी भी आपको मार करके ले जा सकता है। तो कभी इस दूसरे स्टेंजा के माध्यम से लोगों को सचेत करते हैं, यमराज से सचेत रहने के लिए जो है कोशिश करते हैं।
वह हमारी आत्मा को ले जाने के लिए किसी भी समय आ सकता है। कवि कहते हैं कि यमराज कभी भी हमारे आत्मा को, जो वास्तविक खुशी है, जिस वास्तविक दुनिया में हम रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ मस्ती कर रहे हैं, हम पार्टी कर रहे हैं या किसी फेस्टिवल का आनंद ले रहे हैं, उस समय भी किसी वक्त किसी क्षण जो है यमराज हमें वास्तविक खुशी से हमें छीन करके ले जा सकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें सचेत रहना है। अंतिम अंतिम स्टेंजा में कवि करते हैं कि थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई देती है। जब व्यक्ति मर जाता है तब वो जो यात्रा करता है, स्वर्ग की यात्रा करता है, तो रास्ते में उसको जो बहुत सारे माउंटेन्स मिलते हैं और माउंटेन से जो हैं झरना, पानी की झरना बहती रहती है, तो वो उसको क्या कर सकता है, सहायता कर सकता है उसको स्वर्ग में जाने के लिए, वो उसे आशीर्वाद दे सकता है। कवि कहते हैं, कहते हैं कवि कि हजारों मुसीबतें के बावजूद कभी न कभी आराम निश्चित ही आती है। जीवन में कितनी भी समस्याएं आ जाएं, आराम एक न एक दिन डेफिनेट ही आता है। कवि इसलिए कहते हैं कि मुसीबतों से घबराने के लिए नहीं, क्योंकि जीवन में हजारों मुसीबतें के बाद जो है आराम आती ही आती है। जैसा हम जानते हैं कि जहाँ दिन होता है तो रात भी होता है, रात होता है तो दिन भी होता है। सो वी शुड फाइट, वी शुड फेस द डिफ़िकल्टीज इन आवर लाइफ। हमें समस्याओं से लड़ना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो ये खास करके मानव जीवन में जो आधुनिक समय जो चल रहा है, जो भौतिकवादी दुनिया के वजह से लोग जो हैं दुखी हो गए हैं, लोग बहुत ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, उसी विचलन को दूर करने के लिए कवि ने एक बहुत ही शानदार गीत, शानदार पोएम, लिरिक लिखा है। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार पोएम W.H. ऑडेन, वास्टन ऑडेन का एक्सप्लानेशन आपने सुना। कैसा लगा मेरा वीडियो, ये ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक शानदार पोएम के साथ। फिर मिलते हैं दोस्तों।